हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पचौरा के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उपेंद्र और आपके लिए फिर से लाया हूं 10वीं क्लास के मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, उसके फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ये पार्ट दूसरा है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, और देखने के बाद जो भी अपना प्रॉब्लम है, समस्या है, वो कमेंट में जाहिर करें ताकि मैं उसके अनुरूप आगे बढ़ सकूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने एक अपना शॉर्ट वीडियो में संख्याओं के बारे में टोटल संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, सभी संख्याओं को मतलब विस्तार से वहां पे चर्चा किया है। छोटा छोटा वीडियो है 2-3 मिनट का, उसमें आप देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 0.3 के ऊपर एक ऋण दिया है, अब प्लस में 0.4 के ऊपर एक ऋण दिया है। इसका सरल रूप यानी इसको सॉल्व करके बता दीजिए कितना होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रश्न जो है वो 2024 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही केवल हम लोग कर रहे हैं, अभी केवल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, बाद में सब्जेक्टिव भी देखा जाएगा। चलिए, तो और अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव अकेले 50 नंबर का है, आधा आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से ही मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो 0.3 के ऊपर एक ऋण और 0.4 के ऊपर एक ऋण। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रेकरिंग जब हटेगा तो ये दशमलव के पहले अगर 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे, केवल दशमलव के बाद वाला लिख लें। एक के ऊपर एक ऋण है तो ये वो 9, ठीक। दशमलव के पहले 0 है तो नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद 4 है वो लिख लेंगे। एक अंक के ऊपर एक ऋण है तो एक 9 डाल देंगे, हो गया। अब देखिए, अब ये बटा का जोड़ बन गया। बटा का जोड़ में क्या होता है? नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ये तो पता ही होगा, लेकिन जो सबसे कमजोर विद्यार्थी हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो दोनों का हर समान है, यानी यहां भी 9 यहां भी 9, तो हर जब समान रहता है तो उसी में से वो लिख देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। हर जब समान हो तो अंश जो कहते हैं उतर जाता है। तो 3 का 3 उतर गया और 4 का 4 उतर गया। 4 और 3 कितना होता है जी? 7 होता है, तो 7 लिख दिया, नीचे 9 का 9 हो गया। तो 7/9 यही हमारा आंसर है। 7/9 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का है जी, वही आंसर है। दूसरा सवाल है, कह रहे कि यदि 140 बराबर 2 का पावर x गुने 5 का पावर y गुने 7 का पावर z हो, तो बताइए कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो ये तो आपने देख लिया हो, मैं यहां करता हूं। दूसरा यहां पे नहीं हटेगा थोड़ा, तो मैं यहां कर ले रहा हूं, ठीक है। 240 का करना क्या है हमें? 140 का खंड करना है। पहले हम लोग खंड कर लेते हैं। 140 इकाई पर 0 है तो 2 से कटेगा। 2 से कटने का मतलब इसका आधा लिखना होता है। तो 14 का आधा 7, 0 का 0, फिर 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 से कटाने का मतलब इसका आधा, तो 70 का आधा कितना होता है जी? 35 होता है, आपको पता है। अब 35 यानी इकाई पे 5 आ गया, तो इकाई पे 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से कब कटेगा? जब इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8। और मैं ऐसा करता हूं कि आपको इकाई तो पता ही होगा क्या होता है। अगर इकाई पर ये सब है, किसी संख्या के इकाई इधर वाले को कहते हैं, ये इकाई दहाई सैकड़ा अपन पढ़ा ही होगा। तो इकाई पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कटेगा, नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। तो इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो नहीं कटेगा। तो 3 से, तो 3 के लिए जोड़ते हैं, तो 5 और 3 8, 8 3 के पारा में नहीं है तो 3 से नहीं कटेगा। तो फिर हम 5 से देखेंगे। इकाई पे 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35। अब इसी को लिख देना होता है आपको क्या? 140 इक्वल टू 2 को 2 है तो 2 का पर कितना जी? 2 लिख देना है। 5 एगो है तो 5 का पर कितना जी? एगो लिखना है। और 7 एगो है तो 7 का पावर 1। अब यहाँ जो लिखा है एक्स वाई जेड वो केवल पावर है, और उसी पावर के x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो ये क्या है? x यानी 2 का पावर जो है वो x है तो वो 2 है। 5 का पावर जो है वो y है तो 1 है, माइनस 7 का पावर जो है वो z है तो वो 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 2। और यही आपका आंसर। कितना आसान है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 2, ठीक है।
हो गया। इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब तो देख लिया आपने। फिर तीसरा बताते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है, अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो अभी का जो पैटर्न है परीक्षा का बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी सेम ऐसा ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ बना लेंगे, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो तीसरे में आपको कुछ नहीं, 156 का खंड कर लीजिए। 156 का खंड करेंगे। इकाई पर देखिए 6 है तो 2 से कटेगा, ठीक है। ये इकाई पे अगर इसमें से रहेगा तो 2 से कटेगा, तो 2 से कट गया। कितना मरतबे कटेगा तो देख लीजिए। 2 सते 14, 1 बचा, 1 पर 6 16, तो 2 अठे 16। फिर इकाई पे 8 आ गया तो 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 2 3 6, 1 बचा, 1 पर 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई पर इसमें से नहीं है। तब 3 से, तो 3 के लिए जोड़ते हैं तो 9 3 कितना हो गया 12, तो 12 तो 3 के पहरा में है तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3 3 3 9। अब नहीं कटेगा तो इसको पावर में लिख देना है। 156 इक्वल टू 2 2 है तो 2 का पावर 2, 3 1 है तो 3 का पावर 1, 13 1 है तो 13 का पावर 1। अब ये जो पावर है वो x y z है, तो यहां पे लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस में z। तो x का मान कितना है जी, तो x का मान यानी 2 का पावर वाला जो x है तो यहां लिख देंगे, प्लस 3 का पावर y है तो y यहां लिख देंगे, 13 का पावर जो है वो z है तो z यहां लिख दिए। खाली जोड़ देना है तो 2 1 3 3 1 4, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए में ही आंसर है, हो गया। पांचवा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, तो 27 में 1 से तो लगेगा और 3 के पहरा में भी है, 9 के पहरा में भी है तो उससे भी लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 1 के पहरा में तो है ही, स्वयं के पहरा में तो है ही और 5 के पहरा में भी है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे के पहरा में निकला तो वो भाज्य संख्या होगा। हमें चुनना है अभाज्य। 13 केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही अभाज्य संख्या, ठीक है। समझ गए ना। जैसे आपका कितना जी, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे 27 है तो 27 में 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और 27 से भाग लगेगा। 35 है तो 35 में 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा और 35 से भी लगेगा। उसके बाद 13 है तो 13 में 1 से लगेगा और 13 से लगेगा। उसके बाद 56 है तो 56 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 6 बचेगा तो 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 7 से लगेगा, 8 से लगेगा, 8 केवल 14 से लगेगा इत्यादि। मतलब इतना बहुत सारा संख्या है इसमें। 14 के बाद आपका 28 है, 28 के बाद 56 है। तो कहने का मतलब ये है कि 13 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो एक से और स्वयं से लग रहा है, बाकी एक और स्वयं से तो लग ही रहा है और भी किसी संख्या से लग रहा है, एक और स्वयं से तो लग ही रहा है और भी किसी संख्या से लग रहा है। तो ये जो संख्या है इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जो एक और स्वयं से तो लगे ही लगे और भी किसी संख्या से भाग लगे तो उसको भाज्य कहते हैं। और जो एक अपने आप से लगता है यानी स्वयं से लगता है तो इसी को अभाज्य कहते हैं। और इसीलिए हमारा आंसर हो गया 13 यहां वाला। अगला पांचवा आज के लिए अंतिम सवाल है, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है। महत्तम समापवर्ती यानी HCF। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी, कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिए तो उसका मौसा हो जाता है 1, तो ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। दो सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्या मतलब क्या, 2 3, दो अभाज्य संख्या ले लिए तो सहअभाज्य संख्या हो गई। 3 और 5 दो संख्या ले लिए लगातार सहअभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या ले लीजिए 7 और 11 दो अभाज्य संख्या चुन लिए तो सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है जी, 1 होता है। ये रटने वाला प्रश्न याद कर लीजिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा जब भी पूछेगा तो आंसर 1 होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पसंद आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्या आपको दिक्कत रह गया आज के मेरे पढ़ाने में या आपके सीखने में तो उस पर कमेंट कर दें ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार ला सकूं।